हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम डेक्स्टर सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 क्रोकोडाइल की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत डेक्स्टर से शुरू होती है, जो कि पानी में तैरते हुए लोगों को ऑब्जर्व करते हुए सी मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर जब घर पे जाकर अपनी ट्रॉफी को देख रहा होता है तो डेव के नॉक करने की वजह से अपनी ट्रॉफी के बॉक्स को रखने के बाद डॉन के सर को भी फ्रिज के अंदर रख देता है। Hey. Bagels, brother, let me in. तो जब डेव उसका हाल चाल ले लेती है तो डेक्स के पूछने पर वो उसे बताती है कि मारिया आइस ट्रक को जानवरों को काटने वाली जगह पे मीट की दुकानों में खोज रही है, लेकिन उसके हिसाब से जिस कमीने ने तुम्हारे ऊपर सर फेंका था वो छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो डेक्स्टर उसकी बातों को सुनने के बाद उसे बताता है कि उसने अपने आइस ट्रक को ऐसी जगह पे पार्क किया हो जहाँ पर सभी लोग आ जा सकते हो, और अगर वो उस ट्रक को ढूंढ लेती है तो उसका गोल्डन टिकट लग जाएगा। इसलिए उसके बताने पर डेक्स्टर उसे बताता है कि अगर मारिया चाहती है कि वो हुकर से बात करे तो वो मारिया के टाइम पर या उसके ड्यूटी टाइम पर उसका काम कर सकती है, लेकिन खाली समय में वो उस ट्रक को ढूंढ सकती है। फिर जब वहाँ पे पड़े हुए उसके टाई को देखती है तो डेक्स्टर से पूछने पे वो उसे बताता है कि वो एक केस के सिलसिले में कोर्ट जा रहा है। तो डेव उसके हेल्प करते हुए उसके लिए टाई चूज करती है। वहीं डेव के जाने के बाद डॉल के पुर्जे जोड़ते हुए जब उसके मैसेज को समझने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक नई पहेली आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि आइस ट्रक किलर ने डॉल के नॉक को अलग अलग कलर से नील पॉलिश किया होता है। तो जब उसको ये पहेली समझ में नहीं आती है तो वो जहाँ कोर्ट पहुंचकर अपने केस में गवाही देता है। फिर जब गैली में घूमते हुए उसकी नजर जब एक फैमिली के ऊपर जाती है तो उनके दुखी होने की वजह से जब वो अंदर जाकर उनके केस के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि मैट चेम्बर्स ने उसके बेटे को शराब के नशे में टक्कर मार डाला है। तो जब मैट पार जाते समय घड़ियाली आंसू निकाल कर लोगों के बीच पहुँचता है तो डेक्स्टर को एहसास हो जाता है कि वो उसके कोड एंड कंडक्ट में बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन हैरी के कोर्ट की वजह से वो केस के फैसला होने तक रुकने का फैसला करता है। फिर जब वहाँ से लौटते हुए जब एक क्राइम सीन पे पहुँचता है तो ब्रिज की ऊंचाई को देखकर उन्हें बताता है कि उसे वेस्ट बाउंड ब्रिज से फेंका गया है, क्योंकि ईस्ट बाउंड का ब्रिज लगभग 40 फीट का है, लेकिन खून के बिखरे होने की वजह से या ब्लड पैटर्न के हिसाब से उसकी मौत 60 फीट से गिरने से हुई है। तो मारिया उसकी बात को समझने के बाद ईस्ट बाउंड से अपने लोगों को हटाकर वेस्ट बाउंड को चेक करने को बोलती है। वहीं डेक्स्टर जब लाश को चेक करता है तो उसके मुंह के अंदर उसे इंसानी मांस का टुकड़ा मिलता है, लेकिन उसको निकालते वक्त जहाँ वो अपने चेहरे को रंगीन कर लेता है। फिर जब ऑफिस जाकर अपने केस पे काम कर रहा होता है तो डेव उसके पास आकर बताती है कि उसका साउंड के साथ अफेयर चल रहा है। तो जब टेक्स उससे बातचीत करते हुए उसके बॉयफ्रेंड के साथ और खुद रीटा के साथ डिनर प्लान करता है तो डेव उसकी बात को मान जाती है। वहीं जब जेम्स वहाँ से गुस्से में गुजरता है तो मारिया थोड़ी देर बाद आकर उन्हें बताती है कि उन लोगों ने ब्रिज के नीचे की बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका नाम रिक सिमंस है, जो कि एक पुलिस वाला है। तो सभी लोग जहाँ उसकी बात को सुनकर मायूस हो जाते हैं। वहीं जेम्स और मारिया उसके घर पे पहुंचकर बेल बजाते हैं तो वो नहीं खोलती है। तो जब जेम्स की नजर उसके वाइफ के ऊपर पड़ती है तो दरवाजा तोड़कर जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो उसकी वाइफ कारा जहाँ गंभीर हालत में मिलती है। वहीं मारिया के इन्फॉर्म करने की वजह से सभी लोग वहाँ पे आकर जब क्राइम सीन को चेक करने लगते हैं तो कैप्टन की बातों से पता चलता है कि रिक सिमंस अंडरकवर होते हुए ड्रग कार्टेल माफिया बॉस गेरेरो के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जब डेक्स्टर अपने कैमरे के फोटो को चेक कर रहा होता है तो उसे कैमरे में देखने के बाद जहाँ सोफे के नीचे से उसका मोबाइल मिलता है। वहीं काम खत्म होने के बाद जब डेक्स्टर रीटा के बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है तो रीटा जब वहाँ पे आकर उनको कुकीज देने के बाद जब बेडरूम के अंदर जाने को बोलती है तो एस्टर उससे पूछती है कि क्या उसके जाने के बाद वो डेक्स्टर को किस करेगी। Actually, yes. Cool.
Gross. तो उनके जाने के बाद जहाँ बातचीत करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, वहीं जब डेक्स्टर उसे बताता है कि उसने डेव के बॉयफ्रेंड के साथ लंच को प्लान किया है तो रीटा उसके इनविटेशन को मान जाती है। तो जब डेव उसे अगली सुबह जगाकर उसे आइस ट्रक किलर का ट्रक मिल गया है, तो जब दोनों वहाँ पर जाते हैं तो ट्रक के चलने की वजह से डेक्स्टर को ये अंदाजा हो जाता है कि उसने ऐसा ठंडा रखने के लिए किया है। तो जब डेव के इन्फॉर्म करने पर उनकी पूरी टीम आकर ट्रक को खोलती है तो उन्हें जहाँ आइस के अंदर फिंगर टिप्स मिलते हैं। Clean slices, no blood. वहीं डेक्स्टर का मानना होता है कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन उसने उनको एक ऐसी चीज दी है जिससे वो लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो जब कैप्टन को मालूम चलता है कि डेव ने इसको ढूंढा है तो वो उसकी तारीफ करने के बाद जब मारिया को उसका हौसला बढ़ाने को बोलता है तो मारिया उसके पास पहुंचकर और उसे डायरेक्टली इन्फॉर्म न करने की वजह से उसे धमका कर चली जाती है। तो जब वो लोग आइस को पिघलाते हैं तो उसके नेल्स उसी रंग से रंगे होते हैं जिस रंग से के नाखून रंगे गए थे। तो जहाँ सभी को इस बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, वहीं डेक्स्टर को ये अंदाजा हो जाता है कि उसने ये गिफ्ट उसके लिए भेजा है। फिर जब थोड़ी देर बाद मारिया और जेम्स कारा के आखिरी मैसेज को सुन रहे होते हैं तो बटिस्टा आकर उन्हें बताता है कि रिकी सिमंस के मुंह के अंदर के मांस का DNA मैच हो गया है। तो उसके बारे में जानने के बाद जहाँ जेम्स वहाँ से निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब गरेरो उसी के साथ एक क्लब में गेम खेल रहा होता है तो जेम्स अपनी पूरी फोर्स लेकर जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसको गिरफ्तार करते समय गरेरो जहाँ उसको भड़काने की कोशिश करता है, वहीं जेम्स अपने आप पे काबू रखते हुए उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेक्स फिर से कोर्ट में पहुंचकर जब मैट की हियरिंग सुनता है तो वो सभी को बताता है कि उसने 1 साल पहले ही शराब को छोड़ दिया है। वहीं उसकी गाड़ी कुछ हफ्ते पहले ही चोरी हुई थी जिसकी उसने रिपोर्ट भी लिखवाई है। तो जब वो इस बात को कहकर रोने लगता है तो डेक्स्टर हमें बताता है कि ऐसे लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें कब लोगों के इमोशन के साथ खेलना है। तो जब उसे सबूतों की बिना पर छोड़ दिया जाता है तो डेक्स्टर डिसाइड करता है कि वो भले ही इस सिस्टम से बच गया हो लेकिन उसके रौद्र रूप से नहीं बच पाएगा। वो हर हाल में इस परिवार को इंसाफ दिला के रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग उससे पूछताछ करते हैं तो वो जहाँ उसके अफेयर के बारे में बताकर उन्हें बताता है कि शायद उसी ने अपने पति के डर से खुद को मार लिया हो। तो जेम्स जहाँ उसके ऊपर भड़क जाता है, वहीं मारिया उसके घाव के पट्टी को निकालकर उसे समझाती है कि वो लोग साइंस पे बिलीव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बटिस्टा और डेक्स्टर उसके घर पे जाकर उसके मर्डर के सीन को क्रिएट करते हैं तो उन्हें जहाँ कुछ दूर पे एक खून का कतरा टपका हुआ मिलता है। वहीं डेक्स्टर का मानना होता है कि कारा यहाँ तक पहुंची ही नहीं थी तो ये खून उसके कातिल का हो सकता है। तो जब वो लोग ब्लड के DNA को रिकी के मुंह से मिले हुए DNA से मैच करते हैं तो वो जब पूरी तरह से मैच हो जाता है तो जेम्स जब गरेरो को पकड़ने के लिए जाता है तो मारिया रोकते हुए उसे समझाती है कि उनके पास अभी भी पुख्ता सबूत नहीं है जिससे वो गरेरो को फंसा सकते हैं। तो जेम्स को जहाँ उसकी ये बात पसंद नहीं आती है तो डेक्स्टर फिर से अपनी पुरानी यादों में जाते हुए उस पल को याद करता है जब हैरी के पार्टनर की मौत की वजह से या मर्डर की वजह से वो उसके फ्यूनरल के लिए स्पीच तैयार कर रहे होते हैं। तो डेक्स्टर के पूछने पे वो उसे बताते हैं कि ये टेंशन या ये पागलपन तब तक खत्म नहीं हो सकता है जब तक वो उस कातिल को पकड़ नहीं लेते हैं, नहीं तो ये तूफान धीरे धीरे पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाएगा। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो डेक्स्टर मैट का पीछा करते हुए बार में पहुंचने के बाद उससे बातचीत करते हुए उसकी गिलास को चुराकर फिंगरप्रिंट को निकालने के बाद जब उसको डेटाबेस से मैच करते हुए चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका पहला विक्टिम नहीं है बल्कि उसने पहले भी रैश ड्राइविंग करते हुए कुछ लोगों को मारा है। तो इस बात को जानने के बाद जॉन डेक्स्टर उसके डेथ रूम को तैयार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिकी की वाइफ कारा को होश आता है तो जेम्स के इमोशनल होने की वजह से या उसकी बातचीत की वजह से मारिया को एहसास हो जाता है कि उसका उसी के साथ अफेयर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग अपने प्लान के हिसाब से लंच पे मिलते हैं तो डेक्स्टर की नजर जहाँ उनसे हटकर गरेरो के ऊपर टिक जाती है जो वहाँ पर आकर लॉबस्टर खरीद रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम रात में देखते हैं कि सर्वेंटिस को दूसरे सेल में ट्रांसफर करते वक्त उसी
पुलिस के लोग जहाँ मार डालते हैं। वहीं इधर जब डेक्स्टर एक बार फिर से रीटा के करीब आने की कोशिश करता है तो रीटा पास इवेंट की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाती है। तो डेक्स्टर उसे समझाता है कि उसे इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी इस प्रॉब्लम को समझता है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि सेरेंटिस की जेल के अंदर मौत हो चुकी है। फिर जब अगले दिन डेक्स्टर फिंगर टिप्स कटिंग पे काम कर रहा होता है तो वो डेव को बताता है कि उसने विक्टिम को मारने के बाद फिंगर टिप्स को काटा है। तो जब डेव नाखूनों के रंगने के रीजन को पूछती है तो या उसके मैसेज को पूछती है तो डेक्स्टर जहाँ मन में अपने आप को पॉइंट आउट करता है, वहीं वो डेव को बताता है कि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन डेव उसे बताती है कि उसका नाम सैरी टेलर है और वो भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। तभी जब एक ऑफिसर आकर उसे बताती है कि कैप्टन मॉर्गन को बुला रहे हैं तो डेस्क के उठने पर पता चलता है कि उन्होंने डेब्रा मॉर्गन को बुलाया है। तो डेव के अंदर पहुंचने पर मारिया उसे बताती है कि उसने एक बेहतरीन काम किया है। फिर जब कैप्टन उसे बताते हैं कि उसे प्रमोट करके वाइस से होमोसाइड डिटेक्टिव बना दिया गया है। Thank you, sir. लेकिन डेव के जाने के बाद जब मारिया कैप्टन को बताती है कि उनका ये डिसीजन सही नहीं है तो कैप्टन उसे जवाब देते हैं कि क्या उन्होंने उसके टैलेंट को देखकर उसको प्रमोट नहीं किया है। तो मारिया के पास कैप्टन के सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। वहीं जब देर रात तक जेम्स गरेरो के केस पे काम कर रहा होता है तो मारिया वहाँ पे पहुंचकर बताती है कि कारा सिमंस या रिकी की वाइफ की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। वहीं जब वो कारा और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो उसके रिएक्शन से उसको कंफर्म हो जाता है कि उसी के साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो जेब जब अपनी सफाई देते हुए बताता है कि वो उससे डाइवोर्स लेने वाली थी। तो जब इस बात को जानने के बाद मारिया उसे बताती है कि अगर वो रूल के हिसाब से चले तो उसे इस केस से हटाना पड़ेगा। Fuck the book. There's nobody in this building more motivated to get Revenge. तो जेम्स जब उसे समझाता है कि वो ये काम रिवेंज के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए कर रहा है तो मारिया को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। वहीं इधर जब डेक्स्टर अपने इंजेक्शन को तैयार करके मैट को हंट करने वाला ही होता है कि उसे डेव का बुलावा आ जाता है। तो जब दोनों मिलकर उसके प्रमोशन को सेलिब्रेट करने लगते हैं तो डेव उसे बताती है कि उसका सॉन से ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। तो जब फिर से डेक्स्टर की नजर गरेरो को पकड़ती है तो वो फिर से अपने पास में जाते हुए जब हैरी डेक्स्टर को बताता है कि उसके पार्टनर को मारने वाले को जज ने छोड़ दिया है तो जब डेक्स उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, हैरी उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि वो सही वक्त आने पर अपना कदम बढ़ाएंगे। फिर जब डेक्स्टर अपने खौफ से बाहर आता है तो गरेरो को बाथरूम के अंदर जाते हुए देखकर डेक्स्टर डेव से नेचर कॉल का बहाना बनाकर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। fuck you looking at? फिर डेक्स्टर अपने रियल मिशन पे लौटते हुए मैट के होश में आने के बाद जब वो अपने आप को डेथ टेबल के ऊपर पाता है तो उसे जहाँ उस फैमिली की या बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो दिखती है। वहीं डेक्स्टर अपनी ट्रॉफी को तैयार करने के बाद जब वो उसे बताता है कि उसे उस फैमिली के द्वारा फंसाया जा रहा है तो डेक्स्टर उसकी बातों पे यकीन न करते हुए जब ड्रिलिंग मशीन को चलाकर उसकी तरफ दिखाता है तो वो जहाँ डरते हुए कन्फेस करता है कि उसी ने उनको मारा है क्योंकि शराब पीने के बाद वो बेकाबू हो जाता है। फिर जब डेक्स्टर उसकी माफी सुनने के बाद उसके सीने में सुआ घोंपकर जहाँ मार डालता है वहीं उसको काटने और पैक करने के बाद उसको पैक करके निकलता है तो पता चलता है कि वो एक लिकर शॉप है। फिर जहाँ अपने घर में जाकर मैट चैम्बर को अपने कलेक्शन में शामिल कर लेता है। वहीं जब पीछे मुड़ता है तो उसे जहाँ फ्रिज के ऊपर डॉल का सर उल्टा चिपका हुआ मिलता है। वहीं जब डेक्स्टर उसको निकाल कर फ्रिज को खोलता है तो उसके बाकी के पार्ट गायब होते हैं। तो डेक्स्टर बाथटब में नहाते वक्त उसके छोड़े हुए मैसेज के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसको ढूंढने की बात कर रहा है। तो डेक्स्टर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसे जहाँ ढूंढने का फैसला करता है। वहीं डेक्स्टर के इसी फैसले के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।